दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसमें मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है जो कि है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जब हम लोग बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उनसे पूछे जाएंगे 150, जिसमें से 75 क्वेश्चन के उनको आंसर देने होंगे। सही सही देंगे तो पूरे नंबर भी पा जाएंगे। और उन 150 क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जब हम लोग बात करते हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बीकॉम थर्ड ईयर की, तो वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ आपके पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है 15 नंबर के लिए, और वहाँ पर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का कंप्लीट विद बैलेंस शीट एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो उनके लिए ये 15 नंबर के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। साथ ही साथ जब 12th स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं तो उनसे भी ये लॉन्ग फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले 4 वीडियो में दे चुका हूं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें बेसिक बताया है, डिविजिबल नॉन डिविजिबल प्रॉफिट्स बताए हैं, जर्नल एंट्रीज बताई हैं, प्रोविजन बताए हैं कि सेक्शन 55 में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं रिलेटेड टू रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अर्थात पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करने के संदर्भ में क्या नियम दिए गए हैं। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे, कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो आज वाले वीडियो में सब के सब सॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, कैसे वो क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं और कैसे उनके लिए अकाउंटिंग करेंगे, कैसे जर्नल एंट्री करेंगे। ये वाला जो आज वाला वीडियो है ये कॉमर्स में बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स और कॉमर्स से आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कॉमर्स टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एनटीए, नेट जैसे एग्जाम्स के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसा नहीं है कि बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा। बच्चा आपसे भी जो क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाएगा 4 नंबर के से, वो यहीं से आएगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा पर आपको इनकम टैक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की एमसीक्यू सीरीज के वीडियोस भी प्रोवाइड कराए गए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आवश्यकता अनुसार आप उन्हें देख सकते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ में उन्हें साझा कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन, जहां हमें कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करना है। कौन से? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस। चलिए तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक्स लिमिटेड वांट्स टू रिडीम his 80,000 10% preference share of rupees 100 each at 20% premium out of सरप्लस अकाउंट, अमाउंट ऑफ CRR, जानते होंगे आप, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, विल बी। ये हमारा क्वेश्चन है। अगर इसको हम लोग हिंदी में देखें तो क्या कह रहा है कि एक्स लिमिटेड जो है वो अपने 80,000 10% प्रेफरेंस शेयर जो कि 100 रुपए वाले हैं, इनका 20% प्रीमियम पर शोधन करना चाहती है सरप्लस अकाउंट से। तो आपको बताना है कि CRR का अमाउंट क्या होगा। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई है, क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन कॉमर्स, टीजीटी, पीजीटी में अगर क्वेश्चन इजी आए थोड़ा तो पूछा जा सकता है, इजी ना आए तो भी पूछा जा सकता है। इतना आसान नहीं होगा। आसान लगता है तो कमेंट में तुरंत पहले आंसर बता दो, उसके बाद में वीडियो को पूरा देख लेना। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि हमको क्या करना होता है। देखो यहाँ तो उसने कह दिया आउट ऑफ सरप्लस अकाउंट। अगर वो ना कहता, सिर्फ इतना क्वेश्चन होता कि एट द रेट 20% प्रीमियम, ओके, अमाउंट ऑफ CRR, ऐसा क्वेश्चन पूछा होता, केवल CRR का अमाउंट कितना होगा ये क्वेश्चन पूछा गया होता, तो भी हम लोगों को क्या करना चाहिए था, जो अमाउंट है वो हमको सरप्लस अकाउंट से ही ला रहे हैं यही मानना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन में नए शेयर इशू किए गए ऐसा कुछ कहा नहीं गया और रिडेम्पशन करना है ये कहा जा रहा है, तो आखिर करोगे कहां से? विकल्प तो 2 ही हैं, या तो नए शेयर इशू कर दो इसी उद्देश्य से, या तो डिविजिबल प्रॉफिट ले लो, या तो कन्वर्ट कर दो। 3 विकल्प हो जाते हैं, तो 3 में से 2 कहे जाएं तभी तो होंगे। कन्वर्जन किया जा रहा है, ऐसा नहीं कहा गया।
नए शेयर इशू किए जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है। तो फिर कहां से बचा क्या, डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, तो फिर हम वो डिविजिबल प्रॉफिट से ला रहे हैं। अब देखो इसमें जो आंसर होगा उसमें पहला पॉइंट जो है तुम्हारा दिया होगा, क्वेश्चन कैसे घुमाया जाता है उसको भी देखो। यहां पर आपका जो पेमेंट टोटल हो रहा है उसको पहले देख लें। देखो 80,000 तो शेयर हो गए, 100 रुपए वाले हो गए, तो ये कितना बन जाएगा आपका 80 लाख रुपए आपका ये वैल्यू बन जाएगा, है ना। किसकी वैल्यू बन जाएगी, ये कैपिटल की वैल्यू बन जाएगी। अब जब बात प्रीमियम की करोगे तो 80 लाख का 20%, है ना। तो 80 लाख का 20% कितना आ जाएगा आपका, तुम्हारा ये आ जाएगा 16 लाख। कितना आ जाएगा, 16 लाख रुपए आ जाएगा, है ना। अब इसको ऐड कर दो तो कितना को टोटल हमको पेमेंट करना है, 96 लाख रुपए हमको पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है, 96 लाख। भाई देख लो 20% यही आएगा ना, दो एक जीरो इसका हटा देंगे, एक जीरो इसका हटा देंगे, 5 जीरो ले लेंगे, 5 ले लिए और 8 दूनी 16, तो 16 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक ना। 96 लाख रुपए का पेमेंट करना है, ये क्या करना है हमको, पेमेंट करना है। लेकिन अब देखो ए ऑप्शन तुम्हारा होगा 96 लाख, ठीक, मैक्सिमम बच्चा, और बी ऑप्शन होगा 80 लाख, ठीक ना। सी ऑप्शन भी कुछ दे सकता है आपको, मान लो 90 लाख दे देगा, ठीक है, ये दे दिया उसने। डी ऑप्शन भी दे सकता है आपको, है ना, कुछ भी, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। अब देखो ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन ले लेंगे, 96 लाख रुपए। क्यों, क्योंकि पेमेंट तो हम 96 लाख रुपए कर रहे हैं। तो भाई मेरे आप याद करो जो मैंने आपको रूलिंग बताई थी, वो रूलिंग क्या बोलती है कि आप जो डिविजिबल प्रॉफिट से कैपिटल रिडम्पशन के लिए पैसा लाएंगे, डिविजिबल प्रॉफिट से जो कैपिटल रिडम्पशन के लिए पैसा लाएंगे उसको तो सीआरआर में ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम को अगर आप डिविजिबल प्रॉफिट से लाते हो तो उसके लिए आप ट्रांसफर नहीं करेंगे सीआरआर में। कैपिटल रिडम्पशन के लिए अगर पैसा लाते हो तो सीआरआर में ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आप सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए लेकर के आते हो तो उसके लिए ट्रांसफर नहीं किया जाएगा सीआरआर में। अब बात आती है कि क्यों नहीं किया जाएगा। जनरल रिजर्व का उद्देश्य ही यही था, रिजर्व फंड का उद्देश्य ही यही था, इन फ्यूचर हमें कोई भी आवश्यकता पड़ेगी रेवेन्यू नेचर या कैपिटल नेचर, तो उसको हम रिजर्व, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड से यूज कर लेंगे। तो ये मान लिया जाएगा कि उसी फंड से आपने इसको यूज किया, तो उसको सीआरआर में नहीं डालेंगे, क्योंकि ये तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम बता के आए थे पहले ही। हाँ, उनको बिना बताए मैंने उनका फंड जो है वो यूज कर लिया है रिडेम्पशन करने के लिए, वो भी कैपिटल रिडेम्पशन के लिए, तो उसको मुझे सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। मुझे का मतलब है कंपनी को। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा 80 लाख रुपए, ठीक है ना। जितना कैपिटल रिडम्पशन आप करेंगे आउट ऑफ सरप्लस, आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, वो वैल्यू आपकी ट्रांसफरेबल होगी कहां पर, तो सीआरआर में। उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ आप समझ गए होंगे। समझ गए, हाँ समझ गए सर। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। एबीसी लिमिटेड wants to redeem his 20,000 10% preference share of rupees 100 each at 10% premium. For this purpose, company issued 10,000 equity share at the rate rupees 10 each at 10% premium, and remaining balance taken from surplus account. Amount of CRR will be। देखिए सीआरआर वाले ही क्वेश्चन बनेंगे, खूब कस के, बहुत रगड़ के क्वेश्चन बनेंगे सीआरआर वाले, है ना। तो अब बताओ इसमें क्या होगी कंडीशन, है ना। यहां पर कंडीशन क्या होगी। अब देखो क्या करना है हमको। सबसे पहले क्वेश्चन में हमको चलना चाहिए और ये देखना चाहिए पेमेंट कितना करना है। तो चलिए पेमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले पेमेंट देखो, कैपिटल आपकी रिडेम्पशन कितनी करनी है आपको,
तो 20,000 प्रेफरेंस शेयर हैं, 100 रुपए वाले हैं, कितना हो गया है ना, कितना बन गया जाके ये 20 लाख रुपए। कितना पेमेंट करना है आपको, 20,000 शेयर्स 100 रुपीज वाले, कितना पेमेंट करना है 20,000 रुपया, सॉरी 20 लाख रुपया। यहां पर प्रीमियम कितनी है, प्रीमियम, तो प्रीमियम आपको 10% देनी है, 20 लाख का 10% आपको देनी है, 20 लाख का 10% कितना हो गया 2 लाख रुपया हो गया, कितना हो गया 2 लाख रुपया हो गया। टोटल आपको पेमेंट कितना करना है 22 लाख रुपया का पेमेंट आपको करना है। ओके, अब यहां पर देखो आप जो शेयर नए इश्यू कर रहे हो वहां से कितना आएगा, यहां वैल्यू थोड़ा कम है, आप इसको 1 लाख कर दीजिए। 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए हैं 10 रुपीज वाले, 10% प्रीमियम पर, वैल्यू बहुत कम हो जाती नहीं तो देखिए न्यू शेयर जो आपने इशू किए हैं, न्यू शेयर्स जो इश्यू किए हैं आपने, वहां से आपको कितना मिलेगा, 1 लाख शेयर हैं 10 रुपए वाले, तो आपको कितना मिलेगा 10 लाख रुपए आपको यहां से मिल जाएगा, है ना। बचा कितना 12 लाख रुपए, है ना, 12 लाख रुपए बचा। इस 12 लाख रुपए में प्रीमियम कितनी है, 12 लाख में प्रीमियम कितनी है, 2 लाख रुपए तो प्रीमियम है ना जी, कितनी 2 लाख रुपए तो प्रीमियम है। जो नया शेयर इशू कर रहे हो उस पर प्रीमियम कितनी आ रही है आपको, कितनी आ रही है 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपए प्रीमियम आ रही है, तो 1 लाख रुपए प्रीमियम आप यहां से यूज कर लोगे। अब कितना बचा 11 लाख बचा। इस 11 लाख रुपए में कैपिटल कितनी है और प्रीमियम कितनी है, तो जब 11 लाख में हम लोग देखेंगे तो कैपिटल है हमारी 10 लाख, है ना, और 1 लाख रुपए की है क्या प्रीमियम, क्या है कैपिटल है 10 लाख और प्रीमियम कितनी है 1 लाख। तो हम लोग अब जो प्रोविजन करेंगे उसमें कैपिटल का प्रोविजन कितना होगा 10 लाख और प्रीमियम का प्रोविजन कितना होगा 1 लाख। तो सीआरआर के लिए हमको क्या करना होता है, डिविजिबल प्रॉफिट से हम कैपिटल रिडम्पशन के लिए जितना भी बैलेंस लाते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट से कैपिटल रिडम्पशन के लिए हम जितना भी बैलेंस लाते हैं, फिर से सुन लो, डिविजिबल प्रॉफिट से कैपिटल रिडम्पशन के लिए हम जितना भी बैलेंस लाते हैं उसको कहां ट्रांसफर किया जाता है, तो सीआरआर में ट्रांसफर किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीआरआर का अमाउंट क्या होगा 10 लाख रुपए, है ना, बात क्लियर है। अगर जर्नल एंट्री करना चाहते हैं तो पहले ये जो आप शेयर इशू करेंगे नए वाले उसके लिए एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, 10 लाख 1 लाख और टोटल बैंक में 11 लाख। उसके बाद प्रोविजन करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रोविजन आप 2 अकाउंट से करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम से 1 लाख सरप्लस से बराबर हो गया 2 लाख प्रीमियम हो गई। अब सरप्लस अकाउंट का अब सीआरआर मेंटेन करोगे तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कितना 10 लाख 10 लाख। इसके बाद पेमेंट कर दीजिए 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। 20 लाख 2 लाख और 20 लाख शेयर होल्डर्स के सामने क्रेडिट में चला जाएगा। नेक्स्ट एंट्री लास्ट एंट्री होगी हमारी 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों, क्योंकि हम पेमेंट करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा, किसको जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जाएगा। बताओ यहां पर किस अकाउंट की रूलिंग लगी, कमेंट बॉक्स में आकर के हमको बताओ तुरंत। ओके, बात समझ में आ गई। तो यहां पर सीआरआर की वैल्यू क्या होगी 10 लाख रुपए होगी। जी बात समझ में आ गई, हाँ सर बात समझ में आ गई। तो 2 क्वेश्चन ये क्लियर हो गए। ये 2 क्वेश्चन नहीं है, यहां से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन घुमाए जा सकते हैं। उम्मीद है आपको आसानी से चीजें समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं और कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी वांट्स टू रिडीम इट्स 1000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम। बैलेंस ऑफ सरप्लस अकाउंट इज 80,000 एंड सिक्योरिटी प्रीमियम इज 8,000. For the remaining balance, company wants to issue equity shares of ₹10 each at 40% premium. Number of shares will be. ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो कंपनी 1000 प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहती है 100 रुपए वाले 10% प्रीमियम पर। उसके पास में सरप्लस अकाउंट में 80,000 है, सिक्योरिटी प्रीमियम में 8,000 है। कंपनी नए इक्विटी शेयर इशू करती है 10 रुपए वाले 40% प्रीमियम पर। आपसे पूछा जा रहा है बताओ नए नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे कंपनी को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये देख लो आपकी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है। हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए आपको। तो देखो 1000 शेयर है 100 रुपए वाले, कितना निकल के आएगा 1 लाख रुपए। कितना निकल के आएगा 1 लाख रुपए। इसको 10% प्रीमियम नहीं, आप 30% प्रीमियम रखो, है ना, ये 30% है।
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है? 1 लाख रुपए। यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम कितनी देनी है आपको? एट द रेट 30%। तो 1 लाख का 30% कितना आ गया? 30,000 रुपए। तो कुल मिलाकर आपको कितना देना है? 1,30,000 रुपए का पेमेंट करना है। हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक, गलत नहीं होगा। 1,30,000 देना है। अब इसके लिए आपके पास में सरप्लस अकाउंट में कितना अमाउंट है? 80,000 है। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना है? 8,000 है। अब आप कहेंगे सर सिक्योरिटी प्रीमियम को क्यों माइनस कर रहे हैं, और तो कभी नहीं करते थे आप। अरे यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम मुझे देनी कितनी है? 30। तो 8 मेरे पास है, तब तो कर ही सकते हैं। हाँ, यहां मुझे देनी है 30 और यहां होती 60, तो नहीं माइनस करते, तो सिर्फ 30 माइनस करते हैं यहां से, ठीक है ना। तो देखो मेरे पास है कितना? 88,000 मेरे पास है, बाकी की व्यवस्था करनी है। तो 1,30,000 माइनस 88,000, ये कितना बनेगा? 12 से 8 जाएगा तो 4, 42,000 रुपए की व्यवस्था करनी है। और उस 42,000 की व्यवस्था करने के लिए हमको 10 रुपए वाले 40% प्रीमियम पर इक्विटी शेयर इशू करने हैं। बताओ कमेंट बॉक्स में आकर के पहले बताइए आप कितना बनेगा आपका नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी कितना शेयर इशू करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर 42,000 रुपए के लिए आप 10 रुपए वाला शेयर 40% प्रीमियम मतलब 4 रुपया प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। 10 × 40/100 = 4। तो कुल मिलाकर के आपका बन रहा है 14। 14 से 42 पे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3,000 शेयर। कंपनी को कितना शेयर इशू करना पड़ेगा? 3,000 शेयर इशू करना पड़ेगा। बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर होगी, लेकिन थोड़ा डिटेल से बता ही दीजिए, बता देते हैं। जब कंपनी 3,000 शेयर इशू करेगी तो एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है ना। 3,000 शेयर पर आपका 3,000 शेयर इशू करेगी और 4 रुपया प्रीमियम थी, तो 12,000 रुपये उसको क्या आएगी? प्रीमियम आएगी। यहां से कितनी प्रीमियम आएगी? 12,000 रुपए की प्रीमियम आएगी। 3,000 शेयर और 10 रुपए की कैपिटल, तो 30,000 रुपए का कैपिटल आएगा। कुल मिलाकर के यहां पर कितना आ जाएगा? 42,000 रुपए कंपनी को मिल जाएगा, है ना। अब देखो आप व्यवस्था कहां से करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम की आपको, या फिर सरप्लस अकाउंट। सीआरआर कितना बनेगा, ये भी क्वेश्चन इसमें हो सकता है। तो सीआरआर की कोई बात नहीं है, 80,000 रुपए तो हम ले ही आएंगे। 80,000 रुपए कहां से लाएंगे? 80,000 रुपए कहां से लाएंगे? देखिए 80,000 रुपए हमारे पास में ऑलरेडी रखा हुआ है, किसका? सरप्लस अकाउंट का, ठीक, जिसको हम यूज करेंगे। और 30,000 रुपए हमको नया शेयर जब हम इशू कर रहे हैं तो वहां से मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब आप नए शेयर इशू कर रहे होते हैं रिडेम्पशन के लिए, जब नए शेयर इशू कर रहे होते हैं रिडेम्पशन के लिए, वहां से आपको जितना भी अमाउंट मिलेगा उसको रिडेम्पशन के लिए हम पहले यूज करेंगे, फिर जो हमारा सरप्लस अकाउंट का बैलेंस बचेगा उसका यूज करेंगे। याद रखिएगा हमेशा, नहीं तो गलत हो जाएगा। या इस क्वेश्चन में आपका सीआरआर 70,000 आएगा, ठीक। देखो कैसे आएगा। अब आप क्या करेंगे, आपको कुल मिलाकर कितना देना था? 1,00,000। तो 1,00,000 में से ये 30,000 नए शेयर से आ गया, और 70,000 रुपए आप कहां से ले लेंगे? सरप्लस अकाउंट से ले लेंगे। ये हो गया। इस 30,000 में से आपके पास 8,000 पहले से रखा था, 12,000 रुपए आप क्या करेंगे? यहां से ले लेंगे। कहां से? 12,000 रुपए आप कहां से लेंगे? ये जो नया वाला सिक्योरिटी प्रीमियम आया है, कितना हुआ? 12 और 8 20। अब बचा हुआ सरप्लस अकाउंट का जो बैलेंस है आपका, सरप्लस अकाउंट में कितना था? 80। यहां हमने कितना लिया? 70। जो 10,000 बचा वो यहां पर ले लेंगे। कितना हो गया? 30। तो देखो हमारे पास में इस तरीके से 1,00,000 रुपए की कैपिटल और इस तरीके से 30,000 रुपए की प्रीमियम की व्यवस्था हो गई है। इस क्वेश्चन में अगर सीआरआर पूछ लिया जाता और आप सिर्फ ये वाला देख करके बता देते यही सीआरआर है, तो फिर क्वेश्चन गलत होने की संभावना आपकी बहुत ज्यादा गलत ही हो जाता, बहुत ज्यादा क्या होता है, गलत ही हो जाता है, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया है क्वेश्चन? एंट्री तो कर ही लेंगे अपने आप, ओके। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अभी यार अगर मैं क्वेश्चन में थोड़ा और बढ़ाता हूँ ना इस वीडियो में क्वेश्चंस, तो हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस वजह से इसको यहीं पर रोकते हैं। सिर्फ 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। हाँ, ये 3 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के बराबर है। आप प्रैक्टिस सेट उठाइए, उसमें प्रैक्टिस करिए। ऐसे ही टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ में मिल सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और वहां पर देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।